हाय स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे। पीओसी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 37 से लेते हुए 67 तक। लेकिन मैं बता दूं, कुछ सेक्शंस पिछले चैप्टर से कनेक्टिंग हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी ये लिस्ट यहां दे रखी है। तो ऑब्वियसली मैंने ऊपर ही आपको सारे के सारे हेडिंग बना के दे रखे हैं कि इस चैप्टर में कितने तरह के सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला अपना प्रश्न है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, या यूं कह लीजिए डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन व्हाट 37। लेकिन इस एक सेक्शन इस चैप्टर का जो हम इसके साथ नहीं करेंगे वो है रिफ्यूजल टू परफॉर्म। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये हम लेटर ऑन करेंगे। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर आपके कोर्स का 6 आता है बीओसी के ऊपर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, सेक्शन नंबर 73 से 75। ये उसके साथ अपना रिवाइज होगा। तो सेक्शन नंबर 37 कहता है कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, बोथ द पार्टीज मस्ट क्या करें, परफॉर्म। उसको कहते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ऑफर टू परफॉर्म, कि अगले को कहो कि मैं काम करने को रेडी हूं, इसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं, टेंडर भी कहते हैं। साधारण भाषा में क्या कहते हैं, काम करने की कोशिश करना। अनलेस कि आपकी परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म क्या किया है, लॉ के द्वारा डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज। लॉ ने कह दिया आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है या ये काम हो नहीं सकता। जैसे डेथ, जिसके ऊपर आपका क्या आ गया, सेक्शन नंबर 56 सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यहीं से सेक्शन 38 लेते हैं जो कि क्या कहता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी क्या है, एज गुड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस है। पार्टी ऑफरिंग, जो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से काम करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स ऑब्लिगेशन, चाहे दूसरी पार्टी उसे काम करने नहीं दे रही। जैसे आप आर्टिस्ट हैं, पोर्ट्रेट बनाना है किसी का, तो वो तो आके बैठे ना, वो बैठे ही नहीं तो आप कैसे बनाएंगे। या किसी ने फोन किया इलेक्ट्रिशियन को, हमारी किसी पर्टिकुलर रूम में कुछ लाइट की दिक्कत आ गई है, वो जब आ गया तो आप एग्जैक्टली तो बताओगे कौन से रूम में दिक्कत है, अगर आप उसे ना बताएं तो। इसी एग्जाम्पल के साथ हम रेड विथ सेक्शन नंबर 67 कर सकते हैं, जो कि क्या कहता है, फेलियर टू प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बाय प्रॉमिसिंग टू परफॉर्म टू रिजल्ट इन हिज डिस्चार्ज। क्योंकि अगर आप उसे काम ही नहीं करने दोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था टेंडर दो प्रकार का होता है, एक टेंडर ऑफ गुड्स, दूसरा क्या है, टेंडर ऑफ मनी। गुड्स के केस में आपने अगर कोशिश करी है तो आप तो डिस्चार्ज हो गए, राइट। आपको दोबारा ऑफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जोमेटो से पिज्जा डिलीवर करने आए, अगला कोई है नहीं घर पे, दोबारा थोड़े आओगे। बट आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस। कहने का मतलब है आपको पैसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस आपको मिलना चाहिए। और टेंडर ऑफ मनी में हमने रिवर्स कहा था, यहां आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, पैसे दोबारा ऑफर करने पड़ेंगे, कोई डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे, लेकिन डिलेड पेमेंट पे आप लायबल फॉर इंटरेस्ट नहीं होंगे क्योंकि आपकी गलती नहीं है। सेक्शन 39 में ही एक वैलिड टेंडर होने की कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात, ये क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल, जिसका मतलब हो गया अगर आप ऑफर टू परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई कंडीशन डाल नहीं सकते। आपने ऑफर टू परफॉर्म कब करना, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे करना है। सेम वही पॉइंट जो 67 में भी आ गया, क्या प्रोवाइड करनी है अगले को, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन, वरना क्या हो जाएगा उसका डिस्चार्ज। अगर आप गुड्स दे रहे हैं, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पूरी, पार्शियल नहीं हो सकती। पैसे दे रहे हैं वो भी पूरे होने चाहिए, और किस में होने चाहिए, लीगल टेंडर, जिसका मतलब हो गया भारतीय मुद्रा रुपीस में। टू प्रॉपर पर्सन, अगर आपने काम बी को करके देना है तो आप सी को ऑफर कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा। सेक्शन 40 कहता है प्रॉमिसर खुद करेगा, जैसे मैंने पढ़ाना मैं ही करूंगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेस्ड पर्सनल स्किल एंड नॉलेज पे,
जैसे मैं टीचर हूं, सर्विसेज है, पर्सनल स्किल है। अगर सिंपली कोई गुड्स देने हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म बाय व्हाट, ऑथराइज्ड एजेंट, या डेथ हो जाती है प्रॉमिसर की तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और 41 क्या कहता है, परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, थर्ड पर्सन भी। हमने पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहां आप लेके चलेंगे एक तरह से स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो व्हेन प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन ही कांट इन्फोर्स परफॉर्मेंस लेटर ऑन अगेंस्ट प्रॉमिसर। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ने मुझे फीस दे दी है, मैं बाद में दोबारा आपसे मांग नहीं सकता। 42 आसान भाषा में हम कहते हैं ज्वाइंट प्रॉमिसर, वरना अगर बेयर एक्ट के मुताबिक हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है ज्वाइंट प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डेफिनेशन पढ़ी थी 2C में, पर्सन मेकिंग प्रपोजल। तो ज्वाइंट है तो क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन्स मेकिंग अ प्रपोजल, तो उनकी लायबिलिटी है, राइट। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कहते हैं जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उल्टा ना लिखा हो, मतलब अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, तो सारे परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो जिंदा है ड्यूरिंग देयर लाइफ ज्वाइंटली, या अगर एक की मृत्यु हो जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड अलोंग विद व्हाट, सर्वाइवर, सबकी मृत्यु हो जाती है तो सबके क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेम ऐसा ही आंसर आपको एक इंडिपेंडेंट सेक्शन में नजर आ जाता है, सेक्शन नंबर 45 में, जो रिवर्स है। प्रॉमिसी अगर एक से ज्यादा हो तो उनके राइट क्या होंगे, तो एक से ज्यादा है तो वो क्लेम कर सकते हैं परफॉर्मेंस, यही सेम 3 पॉइंट, ड्यूरिंग देयर लाइफ ज्वाइंटली, वन डाइज, LR विद सर्वाइवर, ऑल डाइज, LR ऑफ ऑल। इसी ज्वाइंट प्रॉमिसर पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उनकी लायबिलिटी। देखिए सेक्शन 42 से हमें सीखने को क्या मिलता है, अगर ज्वाइंट प्रॉमिसर है तो स्वाभाविक है उनकी लायबिलिटी क्या होगी, ज्वाइंट एंड सेवरल होगी। सेवरल मीन्स इंडिविजुअल भी कह लीजिए या यूं कह लीजिए उनकी लायबिलिटी क्या है, सेपरेटली, आप अलग अलग भी लायबल हैं, राइट। जैसे ABC ने 3000 रुपए अगर एक्स को देने हैं तो तीनों मिलके दे सकते हैं 1000-1000, या कोई एक भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 इंसॉल्वेंट हो जाए तो C को पूरे 3000 देने पड़ेंगे। सेक्शन 43 जैसे मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कहता एनी वन और मोर ज्वाइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड, किसके द्वारा, प्रॉमिसी, क्या करें, टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस की। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही एक्स अगर आपको कहे, ए को कहे 3000 आप दो तो आपको देने पड़ेंगे जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो। तो यहां 2 सिचुएशन होंगी, अगर आपने 3000 दे दिए तो आपका राइट हो गया दूसरे ज्वाइंट प्रॉमिसर की तरफ, यू कैन कंपेल द कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपने दे दिए हैं, मान लो सी ने दे दिए तो सी ए एंड बी से 1000 मांग सकता है। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए एक जो प्रॉमिसर है, लेट्स से जैसे यहां ए इंसॉल्वेंट हो गया, सी ने पूरे पैसे भर दिए तो ए वाले 1000 रुपए वो लॉस हो गया, तो एज मिस्टर सी आप इस लॉस की शेयरिंग करेंगे बी के साथ। तो बी को यहां 1000 तो देने थे, साथ में कितने देने पड़ जाएंगे, 1500 रुपया। एग्जाम्पल को और एक इस तरह से भी याद रखें, लेट्स से ए इंसॉल्वेंट हुआ, उससे 50% मिल सकते हैं, तो 500 रुपए तो इसे मिल गए, लॉस कितना हुआ 500, तो सी बी से कितना ले लेगा, 250 रुपया ले लेगा। और इसी सेक्शन की यह है एक एक्सप्लेनेशन जो कि अगर दिमाग लगाएं, मैंने कहा था ये बेस्ड है किसके ऊपर, ये बेस्ड है हमारे कोर्स के चैप्टर नंबर 8 जो कि आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी के ऊपर, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर ये बेस्ड है। ये क्या कहता है, इस सेक्शन में कुछ ऐसा नहीं है जो क्या करेगा, टू प्रिवेंट श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ डेटर। जिसका सिंपल एग्जांपल क्या है, मान लीजिए सी ने 3000 देने थे डी को, और ए एंड बी क्या है, श्योरिटी है सी के लिए, श्योरिटी मींस गारंटर है कि अगर सी नहीं पैसे देगा तो डी ए एंड बी गारंटर से ले सकता है। तो यहां पे जो सी है, सी को हम कहते हैं यहां पे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल डेटर, तो नेचुरल है ए एंड बी क्या हो गए, श्योरिटी हो गए। तो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन की एक्सप्लेनेशन कह रही है, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो रोक के किसको, श्योरिटी से, फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम व्हाट, प्रिंसिपल डेटर। कब,
अगर उन्हें पेमेंट देनी पड़ गई क्रेडिटर को। तो सिंपल है, डी ने कंपेल किया इन दो गारंटर को टू पे द होल ऑफ द अमाउंट, तो ठीक है उन्होंने दे दिए, देने पड़ेंगे। तो इसलिए अब ए एंड बी अपना पैसा किससे रिकवर कर सकते हैं? मिस्टर सी से कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल डेटर से। तो सेक्शन ये कह रहा है, इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन नहीं कह रही, कुछ ऐसा नहीं है कि हम श्योरिटी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, कोई रोक लगा रहे हो कि वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर नहीं कर सकता। नेचुरल आपने किसी के लिए गारंटी दी, पैसे देने पड़ गए, तो अब आप उस डेटर से रिकवरी कर सकते हो। और इसका लिंक लेटर ऑन आप कहां पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 145 के साथ, चैप्टर नंबर 8 में। देयर आफ्टर 44 कहता अगर एक ज्वाइंट प्रॉमिसर को प्रॉमिस ने रिलीज कर दिया तो कहता दो परिणाम होंगे। कुछ नहीं है, इसको हम नलिटी मानते हैं, मीन्स एज गुड एज नथिंग, नॉट टू रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ अदर ज्वाइंट प्रॉमिसर। जैसे एबीसी 3 थे, ए को अगर डी ने छोड़ दिया तो कहने का मतलब है उससे बी एंड सी तो छूटेंगे नहीं, साथ में ही जो रिलीज हुआ ए वो भी रिलीज नहीं होगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी, दैट इज ही रिमेन्स लायबल टुवर्ड्स अदर ज्वाइंट प्रॉमिसर। तो जैसे ए बी सी ने 3000 डी को देने थे, सी को रिलीज अगर डी ने कर दिया है, ए एंड बी टू रिमेन लायबल रहेंगे एज डी उनसे कंपेल कर सकता है। और मान लो अगर ए एंड बी ने भी पैसे दे दिए हैं, वो भी पैसा अपना किससे रिकवर करवा सकते हैं? सी से करवा सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इट इज नथिंग बट व्हाट? नॉलिटी, एज गुड एज नथिंग। कहने का मतलब है ना आप ज्वाइंट प्रॉमिसर की तरफ से क्या हुए, उनकी तरफ से डिस्चार्ज हुए, और आपको ज्वाइंट प्रॉमिसर को पैसा देना ही पड़ेगा। देन आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 से 50 के अंदर, जहां हम 46 में कहते हैं टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर टाइम बताया हो गया तो वही होगा, इसलिए सेक्शन नेगेटिव जा रहा है। अगर टाइम नहीं बताया और ना ही प्रोमिसी ने बताना है, विच मीन्स नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी, तो आपने परफॉर्म किस में करना है? एक रीजनेबल टाइम में करना है। व्हाट इज रीजनेबल? डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। और 47 में क्या है? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां टाइम स्पेसिफाइड है, तो कहता है जो आर है वो भी क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। और प्लेस ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? वो भी रीजनेबल, वेयर इट शुड बी परफॉर्म्ड। और 48 में अगर प्रोमिसी ने दोनों चीजें बतानी है तो वो भी क्या बताए? प्रॉपर। व्हाट इज प्रॉपर? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन ईच सिचुएशन एंड दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सेक्शन 49 सेम 46 का रिवर्स है, बस यहां प्लेस आ गया, ना प्लेस बताया है ना ही प्रोमिसी ने बताना है, तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लेस। अगेन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। सेक्शन 50 अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे करनी है? जैसे प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब या सैंक्शन किया है। जैसे आप पप्पू सिंह, आपने चप्पू को पैसे देने थे, चप्पू ने कहा पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। जहां उसका बैंक अकाउंट था हमारा भी था, तो हमने सेम बैंक था, तो हमने मैनेजर को कहा हमारे अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में डाल दो। लेट्स से मैनेजर भूल गया, फॉरगॉट, तो क्या यहां पे हम डिस्चार्ज हो जाएंगे? द आंसर इज यस, क्योंकि हमने तो वो किया जैसे अगले ने कहा था, वैसा हुआ हो या नहीं। तो इस डिफॉल्ट के लिए वो अपने को स्यू नहीं कर सकता। इसी को हम रेड विथ करते हैं सेक्शन नंबर 55, जहां पे फिर आता है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन ये बात करता है कि हमने एक काम टाइम पे नहीं किया, तो ये देखना है क्या टाइम एसेंस है या नहीं। तो पता होना चाहिए 5 चीजों में ये इंप्लाइड है कि टाइम क्या है, एसेंस है। देखिए ये तो एक्सप्रेसली हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ ही लिखा है, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपकी शादी है तो ड्रेस टाइम पे आनी चाहिए। प्राइस सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस है, तो शेयर्स में डिलीवरी टाइम ही तो सारी कहानी है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, आप होलसेलर रिटेलर वाला रिलेशन है, तो आगे आपने कस्टमर को सामान बेचना है, तो बिजनेस के लिए सामान मंगवा रहे हैं, टाइम पे आना चाहिए। पेरिशेबल गुड्स तो टाइम पे ही चाहिए, वरना बासी थोड़े खाएंगे, तो टाइम का बस सेंस नहीं होगा। इन 5 पॉइंट को अगर रिवर्स कर लो आप। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर टाइम पे काम नहीं किया? देखिए अगर एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। अगला क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस। लेकिन अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट से आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, वो वैलिड रहेगा। लेकिन हाँ, टाइम पे तो चीज नहीं हुई, आप क्या ले सकते हैं? डैमेजेस। और दूसरी बात है, अगर टाइम खत्म होने के बाद भी
प्रॉमिस ही एक्सेप्ट कर लेता है तो नेचुरल है, अब वो क्या नहीं ले पाएगा, डैमेजेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि समय क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, राइट। तो वो लेना चाहे लेकिन डैमेजेस नहीं ले पाएगा, बाकी उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। देन आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। 2F में हम डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, शॉर्ट में कहें तो P+C दो चीजें मैंने आपको उसके अंदर बताई थी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। Promises forming consideration और part of consideration for each other। तो 51 में कहता है to be performed simultaneously, best example is cash sales। 52 में क्या हो गया, order of performance is fixed, जैसे मैकडी में हम पहले पैसे देते हैं। 53 एक पार्टी आपको काम करने से रोक रही है तो स्वाभाविक है दूसरी पार्टी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी और वो डैमेजेस भी आपसे क्लेम कर सकती है। जैसे आपके यहाँ लेबर आया था, उसको रेता उठा के डालना था और आपने उसको उठाने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं दिए, क्या दे दी, कोली चम्मच, तो आप एक तरह से उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ाने आया, बच्चे शोर मचा रहे हूं, उस ढंग से कह सकते हो चाहे। 54 में फेलियर बाय द पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट, पहला काम जिसे करना था उसने नहीं किया तो नेचुरल है दूसरी पार्टी फिर क्या हो गया, डीडी, दैट इज डिस्चार्ज एंड क्लेम डैमेजेस। तो जैसे आपने कैब बुक करी थी और दिल्ली के लिए बुक करी थी, तो पहले आप गाड़ी में बैठेंगे तभी तो वो गाड़ी चलाएगा, आप ही नहीं बैठ रहे हैं तो नेचुरल है वो डिस्चार्ज हो गया और आपसे क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। और याद कीजिएगा 57 एंड 58 हमने पिछले चैप्टर के साथ पढ़ लिए थे। 57 में क्या था, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के ऊपर ही है, लेकिन 56, 7 एंड 58 में फर्क अगर याद करें क्या था, देखिए 57 में था वन ब्रांच लीगल एंड अदर ब्रांच रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की क्या है, इलीगल। तो हमने कहा था क्या वो सेपरेट हो सकता है या नहीं, जैसे घर रहने के लिए या घर में जुआ खेलने के लिए, तो लीगल ब्रांच इज इनफोर्सेबल। और 58 में क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिसेस, वन ब्रांच बीइंग लीगल, तो हमने कहा था लीगल ब्रांच इज इनफोर्सेबल, जैसे 10,000 दूंगा, चावल दे दो या क्या दे दो, ड्रग्स दे दो, राइट। देन है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जिसका मतलब क्या है, डेटर ओज सेवरल डेट्स टू क्रेडिटर मेक्स पार्ट पेमेंट बट क्या नहीं है, सफाइस टू डिस्चार्ज द होल ऑफ द डेट। तो क्वेश्चन है जो उसने पैसे दिए हम कौन से डेट में से उसे एडजस्ट करेंगे। जैसे ये अलग अलग डेट पे हमने ये सामान बेचा है, माना टोटल 90,000 लेने हैं, उसने 10,000 दिए, तो क्वेश्चन है 10,000 पहले वाले में से माइनस करें या कौन से वाले में से करें, ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसलिए रूल्स हैं, सेक्शन 59 कहता है फर्स्ट चॉइस किसकी होगी, जो डेटर ने कहा। जैसे वो एक्सप्रेसली भी कह सकता है या कैसे कह सकता है, इंप्लाइडली। और इंप्लाइडली का मतलब मान लो वो सेम अमाउंट जो बिल का अमाउंट है वो पेमेंट कर दे। जैसे ये 4 ट्रांजैक्शन है, वो इन चारों में से मान लो ये वाली 15,000 पे कर दे, तो अंडरस्टूड है किस में से एडजस्ट होगी, फोर्थ में से, या उसने जो साफ कहा। देर आफ्टर 60 कहता है अगर डेटर फेल हो जाता है तो सेकंड चॉइस किसकी है, क्रेडिटर की है, जैसे उसको ठीक लगे। और 61 में क्या है, बोथ फेल्स इन ऑर्डर ऑफ द डेट या टाइम, राइट। सो अगर 2 बिल हैं सेम डेट के हैं तो नेचुरल है फिर तो एप्रोप्रिएशन कैसे होगी, प्रोपोर्शनेटली ही होगी। तो इसके बाद है कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, 62 से 67। तो इसे हम कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल नेगोशिएशन। तो 62 कहता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ 3 सिचुएशन है, पहली है नोवेशन। तो नोवेशन क्या था, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद व्हाट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जहां हमने कहा था 2 सिचुएशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी, चेंज, टर्म्स चेंज होगी, कि देने थे आलू लेकिन आप दोनों ने क्या डिसाइड कर लिया, क्या दे देंगे, गोभी। या चेंज इन क्या होगी, पार्टीज होगी। पप्पू ने सामान देना था चप्पू को, अब उसने कहा कि भाई चप्पू की बजाय कौन आ जाए, मान लो टप्पू आ जाए, राइट। तो चीज वही है जो सामान था आलू वाला, बस पार्टी चेंज होगी। देन हमने कहा रिसीशन, विच में बी टोटल और पार्शियल, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हमने क्या कर दिया, कैंसिल, या मे बी 50% आपस में बात करके। ऑल्ट्रेशन का मतलब है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा बट यहां क्या चेंज हो गई, टर्म्स चेंज हो गई आपकी। तो इसलिए हमने यहां पे एक डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन लिया बिटवीन नोवेशन एंड व्हाट, ऑल्ट्रेशन।
तो नोवेशन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन हो गया था कॉन्ट्रैक्ट का, नया आ गया था, जबकि यहां नहीं है। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन में, यहां नहीं है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो नेचुरल है, नोवेशन में खत्म हो गया, नीड नॉट बी परफॉर्म, लेकिन ऑल्टरेशन में उसे ही परफॉर्म करना है, बट विद व्हाट, ऑल्टर्ड टर्म एंड कंडीशन। तो यहां मेथड दो थे, या तो पार्टीज चेंज हुई या टर्म्स चेंज हुई। यहां सिर्फ क्या चेंज हुई है, ओनली टर्म्स। और बिना सेक्शन के सॉरी, इसके बाद 63 में आता है रिमिशन। तो रिमिशन का मतलब मैंने कहा था फोरगो, वेव, सेक्रीफाइस कह लो। तो मैंने कहा था 3 सिचुएशन, एक्सेप्टिंग लेसर सेटिस्फेक्शन, 1000 के बदले 900 ले लिए, एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फेक्शन, पैसे के बदले अगले का कोई पुराना एसेट ले लिया, टाइम बढ़ा दिया कि चल 6 महीने बाद पैसे दे देना, और एक टर्म होती है वेवर, जिसमें क्या है, पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश, हमने सब कुछ छोड़ दिया। 64 और 65 अगर आप ये याद करें, हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 1 के साथ कर लिया था कि क्या होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, मींस क्या पैसा वापस मिलेगा। तो हमने कहा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मिल जाएगा, और अगर वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। और 66 कहां से आ जाता है, कहता है अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिसाइन मींस कैंसिल कर रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। कहता वैसे ही करेंगे जैसे हम पढ़ के आए थे, किसके ऊपर, सेम एज डेट ऑफ प्रपोजल, जो हम कहां पढ़ के आए थे, सेक्शन नंबर 4 में पढ़ के आए थे। और 67 मैंने पहले ही आपको करवा दिया। इसके साथ आखिरी प्रश्न इसका आ गया, डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, ये बिना सेक्शन के हैं। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मौत के बाद, क्योंकि जैसे यहां मैंने कोड की दी थी आपको, डोंट मेस विद मी, राइट, डोंट मेस विद मी, आगे क्या आ गया, कैट, ठीक है। सो जहां हमने कहा था सक्सेशन होता है किस में, ऑन डेथ, और असाइनमेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपने कोई राइट किसी को दे देना, तो ये तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम होगा। तो इसलिए सक्सेशन में क्या कहते हैं हम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपका लीगल हायर आ जाता है, इसे इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब पिता की प्रॉपर्टी मृत्यु के बाद उनके बच्चों को जाएगी। और ये तो नॉर्मली सेल है, जैसे आप अपना स्कूटर बेचो, कार बेचो, कुछ भी बेचो, इसलिए इसका स्कोप वाइडर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज भी आ गई कि मौत के बाद पिता के एसेट भी जाएंगे और लायबिलिटीज भी जाएंगी। ये नैरो है क्योंकि यहां सिर्फ क्या है, एसेट्स आए। तो नेचुरल सक्सेशन में कंसिडरेशन नहीं होती, यहां होती है। तो ये एक्ट क्या है, आपने खुद नहीं किया ना, ये तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, और जबकि ये क्या है, वॉलंटरी एक्ट है। और डी से डॉक्यूमेंट, देखिए मौत हो जाए तो वो विल वगैरह होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसको प्रॉपर्टी बेचो तो जिसने खरीदी है तो उसके पास तो एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसे आप एग्रीमेंट टू सेल कह लें, ट्रांसफर डीड कह लें। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अगर पिताजी से एसेट मिले 100 रुपए के और लायबिलिटीज मिली 150 की, क्या हम 150 के लिए लायबल होंगे, नहीं होंगे, जब तक हम क्रेडिटर को साइन ना करके दें, वरना हमारी लायबिलिटी क्या रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड रहेगी या लिमिट रहेगी अप टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। विद दिस द रिवीजन कम्स टू एन एंड। थैंक यू।